सो वेलकम टू आयुर्वेदा लर्निंग क्लासेस। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो बेसिक थी जो अपन ने चरक जयंती के उपलक्ष्य में जो बेसिक टॉपिक थे, यानी कि चरक संहिता के जो बेसिक्स थे वो अपन ने फर्स्ट वाले पार्ट में बात की थी। लेकिन आज जो बात करने वाले हैं वो अपन जो सेकंड पार्ट अपन ने बेसिक का ही बनाया है उसके बारे में। तो मैं आपको बता रहा था पिछले वाले लेक्चर में कि जो आत्रेय भद्र का भी अध्याय था 26वां, उसमें काशीनाथ जो काशीपति वामक हैं, उन्होंने क्या किया था, क्वेश्चन किए थे किसके बारे में। तो ये थोड़ा गलत है, यहाँ से काट लीजिएगा और आप सही कर लीजिएगा इसे। रस की उत्पत्ति है, रसों के बारे में कितने रस होते हैं, संख्या कितनी होती है, इनके बारे में क्या हुई थी, संभाषा हुई थी। ठीक है, बस ये आपको मैं बता रहा था। उसके बाद अपन बात करें तो देखो यहाँ पर जो काल है वो चरक संहिता का काल क्या है, दूसरी सदी ईसा पुरुष, जिसको में क्या आता है, शुंग काल बोलते हैं। उसको कौन सा काल बोलते हैं, दूसरी सदी को शुंग काल, और तीसरी सदी को कौन सा, मौर्य काल बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच का माना जाता है चरक संहिता का काल। ठीक है, लेकिन अपन कौन सा लिखते हैं, दूसरी सदी ईसा पूर्व मानते हैं। ठीक है, अपने को तो ये ध्यान रखना। बाकी यदि जो यूजी वाले हैं वो क्या लिखेंगे, शुंग काल और मौर्य काल के बीच का काल माना जाता है। ठीक है, चरक संहिता द्वारा रचित जो चरक संहिता है उसमें बौद्ध धर्म का कुछ प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि छठी सदी ईसा पूर्व बौद्ध काल माना जाता है अब तक चरक काल में। इसके बाद ये छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो आ जाओ, उसके बाद अपन देखते हैं कि जो चरक संहिता है वो 3 स्तर में पूर्ण हुई है। जो चरक संहिता है वो उसके 3 स्तर कौन-कौन से थे? देखो, जो प्रथम स्तर है वो अग्निवेश द्वारा पूर्ण किया गया, और जो द्वितीय स्तर है वो अग्निवेश तंत्र के प्रतिसंस्कृता द्वारा पूर्ण किया गया है। जो चरक ने चरक संहिता का निर्माण किया, यानी अग्निवेश तंत्र के द्वारा प्रतिसंस्करण किसने किया, चरक ने। पहला तो अग्निवेश ने लिखा, फिर दूसरा चरक ने लिखा, चरक संहिता बनी, फिर तृतीय किसने, दृढ़ बल ने पूर्ण किया। तो ये 3 स्तर में पूर्ण होती है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आ रखा है, चरक संहिता कितने स्तर में पूर्ण की गई है, तो 3 स्तर में पूर्ण की गई है। ठीक है, फिर देखते हैं अपन। देखो यहाँ पर ये बात कर चुके थे, 3 आत्रेयों का वर्णन आता है। फर्स्ट में भिक्षु आत्रेय का फर्स्ट में आया था, कृष्ण आत्रेय का 11वें में, और पुनर्वसु आत्रेय का 13वें में आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बता रखा है कि जो ऐतिहासिक साहित्य है वो मानते हैं चरक किसी समुदाय का नाम है। जैसे कि कैसे समुदाय होते हैं, 2 समुदाय हुए, एक तो यायावर और एक शालीन कोटि के। यायावर कोटि के कौन से होते हैं, जो घूम घूम कर चिकित्सा करते हैं। ठीक है, जो वनों में क्या करते हैं, घूम घूम कर चिकित्सा करते हैं। जो प्रैक्टिशनर होता है ना, जैसे गांव में आता है फिर वहां से चिकित्सा करके दूसरी जगह, तो इस टाइप के जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो यायावर कोटि के कहलाते हैं। और शालीन कोटि के कौन से कहलाते हैं, जो वैद्य अपनी चिकित्सा, यानी कि कह सकते हैं कि अपना जो क्लिनिक सेटअप तैयार करके जो चिकित्सा करते हैं वो कौन सी कोटि के कहलाते हैं, शालीन कोटि के। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के जो चिकित्सक होते हैं। तो ये जो संप्रदाय है, ऐतिहासिक संप्रदाय, वो क्या मानते हैं कि 2 प्रकार के संप्रदाय हुए हैं, यायावर कोटि के और एक हुए हैं शालीन कोटि के। तो जो ये शालीन कोटि के वो क्या रहेंगे, कुटिया बनाकर अपनी चिकित्सा करते थे, और यायावर कोटि के थे वो कौन से थे, वन में घूम घूम कर चिकित्सा करते थे। तो 2 टाइप के ऋषि माने जाते हैं। तो चरक इन दोनों में से माना जाता है। ठीक है, या तो घूम घूम कर, ऐसा कह नहीं सकते फिर ये स्पेशल नहीं कह सकते, क्योंकि चरक के बारे में कहीं फिक्स नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसलिए संप्रदाय के बारे में बोल दिया। और एक मत बोलता है कि चरक शेष नाग का अवतार है। इसीलिए अपन ने कल के वीडियो में देखा था कि जो चरक जयंती बनाई थी अपन ने कल, और चरक जयंती के उपलक्ष्य में अपन ने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था, तो वो शेष नाग का अवतार है। इसीलिए नाग पंचमी के दिन अपन क्या मनाते हैं, चरक जयंती मनाते हैं। ठीक है, पूरे शहर में भारतवर्ष में चरक जयंती कौन से दिन मनाई जाती है, तो शेष नाग का अवतार माना जाता है। इसलिए जो नाग पंचमी जिस दिन आती है उस दिन अपन क्या मनाते हैं, अपनी चरक जयंती मनाते हैं। ठीक है, तो ये रीजन रहा था इसको चरक जयंती मनाने के पीछे। अब देखो यहाँ पर मैं बता रहा था, पहले भी मैंने बताया था, जो चरक है वो किसके, कुषाण सम्राट कनिष्क, जो राजा कनिष्क है उसके क्या राज्यवेद्य हुए, और जो राजा कनिष्क था वो किससे, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसीलिए चरक के ऊपर भी किसका प्रभाव पड़ता है, बौद्ध धर्म का। यानी कह सकते हैं चरक संहिता में कुछ धर्म का इफेक्ट दिखता है, तो बौद्ध धर्म का अपने को प्रभाव दिखता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन। देखो ये एक टॉपिक, ये एक पॉइंट आता है यहाँ पर, संसार की प्राचीनतम बुक कौन सी है, तो ऋग्वेद मानी जाती है, क्योंकि वेद ही तो है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ। अब देखो यहाँ चरक संहिता में 4 सूत्रों का वर्णन आता है, गुरु शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कृता सूत्र, एक ही सूत्र। ये अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर भी अपन देख लेंगे। 4 सूत्रों का वर्णन आया है चरक संहिता में, गुरु शिष्य प्रतिसंस्कृता और एक ही सूत्र। अब देखो चरक संहिता चरक संहिता की मौलिक देन स्वभाव परमवाद, यानी स्वभाव परमवाद कौन सी संहिता में देखने को मिलता है, तो ये चरक संहिता में देखने को मिलता है। ध्यान रखना, ओज को मधु का है, यानी हनी किसने बोला है, ओज को चरक ने बोला। चरक संहिता में कुल कितने 68 ऋषि और 14 देशों का वर्णन आया है, और कितने 68 ऋषि नहीं, ये 64 ऋषि आएगा और 68 आचार्य आएगा। ठीक है दोस्त, ये अपन ऊपर देख लिए थे, ये थोड़ा गलत है।
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आचार रसायन मौलिक देन किसकी मानी जाती है? चरक की मानी जाती है। लोक पुरुष साम्य सिद्धांत भी चरक की मानी जाती है। प्रमाणों में युक्ति प्रमाण किसके अनुसार माना जाता है? चरक के अनुसार माना जाता है। ठीक है, सॉरी 2 मिनट वेट करना आप। सो सॉरी फॉर डिस्टर्ब। आज तो फिर अपन बात कर रहे थे, देखो लोक पुरुष साम्य सिद्धांत किसकी देन मानी जाती है? प्रमाणों में युक्ति प्रमाण होता है। तो युक्ति प्रमाण भी किसने बताया था? चरक ने बताया था। ठीक है, किसने बताया था? चरक ने बताया था। अब उसके बाद दशविध परीक्षा जो है वो भी किसमें बता रखी है? दशविध परीक्षा किसमें वर्णन है? अपनी चरक संहिता के विमान स्थान में देखेंगे दशविध परीक्षा। ठीक, और दशविध परीक्षा भाव भी किसकी देन मानी जाती है? चरक से। दृढ़ बल ने 4वीं शताब्दी इसका काल माना जाता है। कपिल बल के पुत्र माने जाते हैं। और ठीक है ना, शिलोचती का न्याय, ये इसको छोड़ देना आप, बस इतना सा ध्यान रखना और ये पॉइंट ध्यान रखना ताकि आपको क्या हो लिखने में। अब जो चरक संहिता पर टीका लिखी गई है वो कुल 41 टीकाएं लिखी गई है। वैसे कह नहीं सकते हैं दिन पे दिन टीकाएं तो वैसी बढ़ती नहीं है अब तो, है ना। तो 41 टीकाएं ध्यान रखना। और इसमें से संस्कृत में कितनी टीकाएं हैं? तो जो 17 टीकाएं वो संस्कृत में है। 41 में टोटल 17 टीकाएं हैं, वो कितनी है? और आप मुझे कमेंट करके बताना जो अष्टांग हृदय है उसमें कुल कितनी टीकाएं लिखी गई है और संस्कृत की कितनी टीकाएं हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो अपन एक एक जो इंपॉर्टेंट टीका है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो चरकन्यास टीका है वो किसके द्वारा लिखी गई है? भट्टार हरिश्चंद्र के द्वारा। जो भट्टार हरिश्चंद्र है, यानी कह सकते हैं जो राजा हरीश था, जो हरिश्चंद्र था वो क्या करता था? न्याय करता था। हरिश्चंद्र न्याय करता था, इसीलिए इसकी टीका का नाम क्या हो गया? चरकन्यास हो गया। ठीक है, यानी न्याय करता था। किस पे न्याय करता था? चरक पर न्याय करता था। ऐसे याद रख सकते हो, ये याद रखने की ट्रिक है, ऐसे नहीं। ठीक है, ऐसा मत समझना कि ऐसा भी याद रखना है, ऐसी भी याद कैसे रखोगे वो बता रहा। तो भट्टार हरिश्चंद्र है, तो राजा हरिश्चंद्र थे, वो क्या करते थे? न्याय करते थे लोगों के बारे में। तो इसीलिए क्या है? चरकन्यास टीका किसकी लिखी गई है? हरिश्चंद्र की लिखी गई है, राजा भट्टार हरिश्चंद्र की, सॉरी। और इसका काल कौन सा माना जाता है? 6ठी सेंचुरी यानी 6ठी सदी माना जाता है। फिर बात करते हैं निरंतर पद व्याख्या। तो देखो निरंतर जेट जेट की लिखी गई है। तो देखो इसमें दो ज निरंतर आ रहे कि नहीं आ रहे, यानी बार बार आ रहे ना, पुनरावृत्ति हो रही। तो निरंतर पद व्याख्या किसकी है? जेट जेट की है। फिर बात करते हैं चरकन्यास। तो चरकन्यास है वो किसकी? अमित प्रभा की है। किसकी लिखी गई है? अमित प्रभा की। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन में जो जय वीरू थे ना वो क्या करता था? भरोसा करता था, है ना। किस पे कर भरोसा करता था? अमिताभ बच्चन जो जय वीरू है उस पे। तो इससे याद रख सकते हो जो चरकन्यास, यानी न्यास का मतलब होता है ट्रस्ट, है ना। एक तरफ तो न्याय था और ये है न्यास। न्यास मतलब कि भरोसा कह सकते हैं उसको, ट्रस्ट। तो अभी अमित प्रभु से याद रख लेना आप, जो अमिताभ बच्चन है वो जयवीर पर भरोसा करता था। इस प्रकार से आपको चरकन्यास टीका याद हो जाएगी। किसकी लिखी हुई है? अमित प्रभु। चरक पंजिका किसे? तो आप याद रखना जो स्वामी है ना, स्वामी है, तो उसका क्या रहना है? सर पर पंजा रहना चाहिए, अपने सभी के हाथ रहना चाहिए। तो इससे याद रख लेना चरक पंजिका और स्वामी कुमार की लिखी गई टीका है। ठीक है, ये मैंने इधर ट्रिक भी लिख रखी है कैसे आप याद रखोगे, ये आपको इजी हो जाएगा मतलब याद रखने में। चरक उपकास उपस्कार जो टीका है वो किसकी? योगेंद्र नाथ सेन की लिखी गई है। तो ठीक है ना, चरक जो योगी आदित्यनाथ है उसने क्या किया था? यूपी पर क्या किया था? उपकार किया था, ऐसे याद रख सकते हैं। तो योगेंद्र नाथ सेन की कौन सी टीका है? चरक चरक उपस्कार। तो उपस्कार मतलब उपकार, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। परिहार वार्तिका, तो परिहार कौन से में? आषाढ़ मास में करते हैं ना, ठीक है ना। आषाढ़ मास में क्या करते हैं अपन? परिहार करते हैं, ऐसे याद रख लेना। तो परिहार वर्तिका किसकी टीका है? आषाढ़ वर्मा की टीका है। चरक चंद्रिका किसकी टीका है? गेदास की। तो देखो जैसे अपन देखते हैं ना, चंद्रयान क्या कहा था अपने ने? चंद्रयान भेजा था ना, जो मूवी देखी थी आपने चंद्रयान, लेकिन वो फर्स्ट जाके क्या हुआ था? घूम गया था। चंद्रमा पे जाके क्या हुआ था? घूम गया था। तो इसीलिए ध्यान रखना, चंद्रयान भेजा था कहाँ पर? और घूम गया था। तो घूम गया से ध्यान रखना क्या कौन सी टीका है? गेदास। और इसका काल कौन सी? 11वीं सेंचुरी माना जाता है। चरक चंद्रिका कौन सी टीका है? गेदास की लिखी गई टीका है। फिर बात करते हैं चरक भाष्य टीका किसकी है? तो श्री कृष्ण वेद्य की टीका है। तो कहते हैं ना अपन भाष्य यानी भाषण किसके अच्छे लगते हैं? कृष्ण के अच्छे लगते हैं। तो श्री कृष्ण की वेद्य कौन सी है? चरक भाष्य। देखो ये पीजी वालों के लिए, क्योंकि उनको क्या है? ऑप्शनल सामने होते हैं, उनको याद किसे? बस टिक करना होता है, तो ऐसे टिक कर सकते हो याद रख के। चरक वर्तिका किसकी है? क्षीर स्वामी की दत्त। क्षीर स्वामी दत्त की क्या है? चरक वर्ती का टीका है। तो वर्ती को क्षीर की भावना देते हैं। जो रस शास्त्र होते हैं ना, रस शास्त्र में अपन वर्ती का निर्माण करते हैं। तो वो वर्ती कैसे बनाते हैं? अपन जो वर्ती बनाते हैं वो क्षीर यानी दूध से बनाते हैं, किसी के भी दूध से वर्ती बनाते हैं। तो चरक वर्ती का टीका किसकी लिखी गई है? क्षीर स्वामी दत्त की टीका लिखी गई। फिर बात आता है वृहत तंत्र प्रदीपिका। वृहत तंत्र प्रदीपिका किसकी टीका है? नर दत्त की। जो प्रदीप है वो क्या है? नर है, ऐसे ध्यान रखना। जो प्रदीप है वो क्या है? मेल मतलब नर है। तो प्रदीप, वृहत तंत्र प्रदीप कौन है? नर दत्त की लिखी गई टीका है। फिर चरक प्रकाश को स्तंभ किसकी टीका है? नरसिंह कविराज की टीका है। तो नरसिंह कविराज की टीका। तो देखो ऐसे याद रखना,
जब जंगल में क्या आता है, प्रकाश आता है, मॉर्निंग में क्या होता है, सूर्य आता है, तो उसके कारण प्रकाश आता है। जो शेर है, जो सिंह होते हैं, वो क्या होते हैं, उठने लगते हैं और अपने शिकार पे जाने लगते हैं। तो प्रकाश, जो चरक प्रकाश कौस्तुभ टिका है, वो किसकी, नरसिंह कविराज की है। और एक नर आया था अपने इसमें, नरदत्त में, तो वो नरदत्त किसमें, प्रदीप से जुड़ा हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना। जल कल्पतरु टीका किसकी, गंगाधर। तो गंगा में क्या याद रखोगे आप, जल, जल किसका बेटा है, अपना गंगा का बेटा है। तो जल कल्पतरु टीका ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। तो आयुर्वेद दीपिका किसकी टीका है, चक्रपाणी की। चक्रपाणी ने हर एक ग्रंथ पे टीका लिखी है ना, तो आयुर्वेद दीपिका किसकी है, और इसकी टीकाओं के नाम के पीछे क्या रहता है, दीपिका। तो दीपिका ने क्या चलाया था, चक्कर चलाया था, ऐसे ध्यान रखना। दीपिका ने चक्कर चलाया, वो किस पे चलाया था वो तो आप जानते ही हो, लेकिन अपने आयुर्वेदिक में एक चीज ध्यान रखना, आयुर्वेद दीपिका किसकी टीका है, चक्रपाणी की टीका है। और इसका काल कौन सा माना जाता है, 11वीं सदी इसका काल माना जाता है। अब देखो, दो टीकाओं के नाम आते हैं नीचे, चरक तत्व प्रदीपिका और चरक प्रदीपिका। तो जो चरक तत्व है, देखो तत्व किसके लिए होता है, अपना जो तत्व है वो शिव है, शिव है ना, तत्व क्या है, शिव है। तो इससे याद रख सकते हो, चरक तत्व प्रदीपिका टीका किसने लिखी गई है, शिवदास सेन की लिखी गई है। चरक प्रदीपिका प्रदीपिका टीका किसकी लिखी गई है, तो ज्योतिष चंद्र सरस्वती की लिखी गई है। ठीक है, क्योंकि इसमें तत्व आ रहा क्या, देखो दोनों की, चरक तत्व प्रदीपिका, ये भी चरक प्रदीपिका, लेकिन बीच में तत्व आ रहा तो वो शिवदास की है, और चरक प्रदीपिका में तत्व नहीं आ रहा तो वो ज्योतिष चंद्र सरस्वती की है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इनमें डिफरेंस कर सकोगे आप। ठीक है, ऐसे, क्योंकि ऑप्शनल सामने होंगे ना आपके, और यूजी वालों को तो याद रखना ही है। और हिंदी की टीका है कौन सी, ब्रह्मानंद त्रिपाठी टीका है, और रविदास त्रिपाठी की टीका है, जो कि वैद्य मनोरमा, जो अपन पढ़ते हैं ना, वैद्य मनोरमा रविदास त्रिपाठी की टीका है। और अपन जो पढ़ रहे हैं डॉक्टर काशीनाथ पांडे और गोरखनाथ शास्त्री की जो विमर्श विद्योधनी टीका है, वो अपन पढ़ते हैं। ठीक है, कौन सी, विमर्श विद्योधनी टीका पढ़ रहे हैं। और ब्रह्मानंद त्रिपाठी ने सर्वप्रथम टीका लिखी थी हिंदी व्याख्या टीका लिखी थी, तो चरक चंद्रिका टीका नाम था उसका। और वैद्य मनोरमा टीका रविंद्र दत्त त्रिपाठी की टीका थी। अन्य टीकाएं भी लिखी गई है, कविरत्न अविनाश चंद्र की, है ना। चरक संहिता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया था, देखो हिंदी अनुवाद तो इसने किया था, ब्रह्मानंद त्रिपाठी ने, और अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, कविरत्न अविनाश चंद्र ने। ठीक है, क्योंकि ये कलकत्ता के थे और उधर के लोग इंग्लिश ज्यादा पढ़ते हैं, तो इसलिए ध्यान रख लेना, अंग्रेजी कविरत्न अविनाश चंद्र ने लिखी थी। अंग्रेजी संस्करण जामनगर से सन 1949 में 6 संस्करणों में प्रकाशित किया, किसने किया था, डॉक्टर प्राणजीवन मेहता। अब जो जामनगर की बात आए और डॉक्टर प्राणजीवन की बात नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना, जो अंग्रेजी संस्करण किया था उसके 6 संस्करणों में किसने प्रकाशित किया था, चरक संहिता पर डॉक्टर प्राणजीवन मेहता ने। फिर बात करते हैं, पंडित ज्वाला प्रसाद ने लाहौर में हिंदी भाषा में अनुवाद प्रथम बार किया। तो जो लाहौर है, पाकिस्तान में जो लाहौर है, उसमें पंडित ज्वाला प्रसाद ने क्या किया था, हिंदी भाषा में अनुवाद प्रथम बार किया था। फिर 8वीं सदी में शरण इंडिया अरबी में अनुवाद किया गया। 8वीं सदी में अरबी में अनुवाद कौन सी टीका ये करा गया था, सरक इंडियाना। ठीक है, तो ये चरक नहीं है, सरक है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि अरबी अनुवाद है ना, फिर ये ध्यान रखना। फिर बात करते हैं अपन कि देखो ये सारे टॉपिक अपन इस बुक के माध्यम से भी देख सकते हैं। देखो सबसे पहले जो अपनी संहिताएं हुई है ना, क्योंकि सर्वप्रथम किसने ज्ञान दिया था, ब्रह्मा जी ने दिया था। और उसके बाद जो आद्य वक्ता माना जाता है आयुर्वेद का, तो वो किसको माना जाएगा, ब्रह्मा जी को माना जाएगा। ध्यान रखना, आद्य वक्ता आयुर्वेद का ब्रह्मा को माना गया है, क्योंकि सुश्रुत संहिता का जब आप वेद्य उत्पत्ति अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर साफ जग लिख रखा है, प्रथम जो संहिता है वो ब्रह्म संहिता लिखी गई थी। और उसमें चैप्टर कितने थे, 1000 चैप्टर थे और 1,00,000 श्लोक थे। 12,000 श्लोक तो अपनी चरक संहिता में, लेकिन 1000 चैप्टर किसमें थे, ब्रह्म संहिता में। 1,00,000 श्लोक किसमें थे, इसमें ब्रह्म संहिता में। ध्यान रखना, अब इंद्र के पर्याय दे रखे थे, अपन चैप्टर जब पढ़ेंगे अपन तो वहां देखते चलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं चरक संहिता के बारे में। तो विशुद्ध पुत्र थे, विशुद्ध के पुत्र थे कौन, चरक। वे सम्पायन के शिष्य थे, ये ध्यान रखना, वे सम्पायन के जो शिष्य थे और चरक के पुत्र थे। उपदेष्टा कौन है, आत्रेय पुनर्वसु 1000 ईसा पूर्व काल माना जाता है। तंत्रकर्ता कौन है, अग्निवेश 1000 ईसा पूर्व। ये सारी बात कर चुके हैं, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। प्रतिसंस्कृता कौन है या भाष्यकार कौन है, ये अच्छा टॉपिक आता है। अब कई बार भाष्यकार पूछ लेता है, चरक संहिता के भाष्यकार कौन है, तो चरक है। इसका काल कौन सी, 2री सदी ईसा पूर्व या 2री ईसा पूर्व माना जाता है। द्वितीय प्रतिसंस्कृता कौन है या पूरक कौन है या संपूरक कौन है, तो दृढ़ बल है। ये टॉपिक मैंने आपको पहले नहीं बताए थे, तो आप वहां नोट कर लेना। द्वितीय प्रतिसंस्कृता, पूरक और संपूरक कौन है, दृढ़ बल है। इसका काल कौन सी, देखो इसमें 4 शब्द आ रहे हैं ना,
तो ये चौथी शताब्दी। दृढ़ बल ने चरक पर टीका पर कितने 41 अध्याय जोड़े थे और कौन कौन से 17 चिकित्सा पर, 12 कल्प पर और 12 सिद्धि पर जोड़े थे। चिकित्सा स्थान के जो देखो अब ऐसा है 17, देखो अपन जानते हैं कल्प और सिद्धि में तो 12-12 पूरे चैप्टर याद रखते हैं, वो किसके जोड़े हुए हैं, दृढ़ बल के। लेकिन 17 चैप्टर किसने जोड़े थे, दृढ़ बल ने। अब 30 चैप्टर है, उसमें से 17 याद रखने के बजाय मैं जो चैप्टर पहले थे वो याद रख लेता हूँ। तो देखो चिकित्सा स्थान के जो शुरू के 8 चैप्टर हैं वो उनको छोड़ के अर्श, अतिसार, विसर्प, विष और मदाध्य, इनको छोड़ के जितने भी चैप्टर बचे हैं वो सारे चैप्टर किसने जोड़े हैं, अपने दृढ़ बल ने जोड़े। तो 8 स्टार्टिंग के अर्श, अतिसार, विसर्प, विष, चिकित्सा और मदाति, ये किस, इनको छोड़ के मैं मानूं 17 चैप्टर किसने इंक्लूड किए हैं, तो दृढ़ बल ने इंक्लूड किए। फिर अधिकतम टीकाएं किस पर लिखी गई, तो अष्टांग हृदय पर। मैंने बताया था, ये पिछली बार क्वेश्चन भी किया था, अष्टांग हृदय पर कुल टीकाएं कितनी है, तो 44 टीकाएं, उसमें से संस्कृत पे कितने 34 टीकाएं लिखी गई। चरक पर संस्कृत टीकाएं कितनी है, तो मैंने आपको बताया था, आप एक बार कमेंट करके बताना कि कितनी टीकाएं मैंने बताई थी आपको, संस्कृत टीकाएं, है ना, चरक पर। तो देखो 41 टीका टोटल थी, उसमें से चरक न्यास की बात की थी भट्टार हरिश्चंद्र ने, कैसे याद रखना वो भी मैं पिछली बार बता चुका हूँ, मतलब ऊपर ही बताया था। 6ठी सदी इसका काल माना जाए और प्राचीनतम टीका मानी जाती है भट्टार हरिश्चंद्र की। फिर चरक पंजिका में स्वामी की 7वीं सदी याद रखना। निरंतर पर क्या जेजेट के द्वारा लिखी गई थी, 9वीं सदी इसका काल माना जाता है। और जो जेजेट है उसने व्रत तय के तीनों संहिता पर टीका लिखी गई, तो तीनों संहिता पर टीका लिखने वाला कौन बन गया, जेजेट, ये याद रखना। परिहार वर्तिका आषाढ़ वर्मा की लिखी गई, इसका भी काल 9वीं शताब्दी है। वृत तंत्र प्रतिपिका नरदत्त की लिखी गई और 10वीं सदी माना जाता है। चरक चंद्रिका गेदास की लिखी गई, इसको चंद्रिका कार भी बोलते हैं, ध्यान रखना, और 10वीं सदी इसका काल माना जाता है। आयुर्वेद दीपिका चक्रपाणी की है और इसको 11वीं सदी भी इसका काल माना जाता है। चरक तत्व प्रदीपिका शिवदास सेन की 15वीं शताब्दी इसका काल माना जाता है। ये काल भी ध्यान रखना, इतिहास के टॉपिक है। चरक प्रकाश कोस्तुंब नरसिंह कविराज की टीकाएं 17वीं शताब्दी मानी जाती हैं और जल कल्प तरु गंगाधर राय की टीका, गंगाधर राय के द्वारा लिखी गई 19वीं सदी काल है। चरक उपकस्कार टीका योगेंद्र नाथ सेन की लिखी गई है और 20वीं सदी इसका काल माना जाता है। चरक प्रदीपिका ज्योतिष चंद्र सरस्वती की लिखी गई और 20वीं सदी। तो यहाँ पर चरक प्रदीपिका किसके द्वारा, ज्योतिष चंद्र सरस्वती के द्वारा, और यहाँ पर जो टीका थी अपन ने बात की थी कहाँ की, हाँ, चरक तत्व प्रतिपिका शिवदास की थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। और फिर बात करें अपन कि चरक की हिंदी टीका विद्योधनी कवि काशीनाथ शास्त्री और गोरखनाथ चतुर्वेदी की अपन पढ़ते हैं, काशीनाथ शास्त्री और गोरखनाथ चतुर्वेदी। और चरक की अंग्रेजी टीका किसने लिखी, अविनाश चंद्र शर्मा ने। और चरक का जो क्लब है, चरक क्लब का निर्माण न्यूयॉर्क में किया गया 1800 यानी 1898 में किया गया था और किसके द्वारा, प्रोफेसर आसलर के द्वारा स्थापित किया गया था। अब आपके दिमाग में आएगा ही नहीं कि वो पूछ ले कभी ऑप्शनल में चरक क्लब का निर्माण कब किया गया और किसके द्वारा किया और कहाँ पर किया गया था, आपका ध्यान रहेगा इंडिया में किया गया होगा, लेकिन इंडिया में नहीं, न्यूयॉर्क में किया गया था, 1898 में किया गया था, प्रोफेसर आसलर के द्वारा किया गया था। अब चरक संहिता में कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से स्थान है, ये अपन बात कर चुके हैं। 30 सूत्र क्या होते हैं, 30 स्कंद क्या होते हैं, ये सारी बातें करेंगे। संभाषा कितनी हुई है ये भी बात कर लेंगे, कर ली है अपन ने, ठीक है। तो ये देखो रस संबंधित जो थी टीका, मतलब जो संभाषाएं थी वो 26वें चैप्टर में आई थी। ये चीजें सारी मैं बता चुका हूँ ऊपर। आचार रसायन के बारे में बता चुका हूँ। अब ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो वात के 5 भेद है वो चरक संहिता में वर्णित है, पित्त के 5 भेद है वो सुश्रुत में, और पित्त और कफ के जो 5 भेद बता रखे वो वाग्भट ने भी बता रखे। 10वीं परीक्षा चरक की देन मानी जाती है, 3वीं परीक्षा वाग्भट की देन मानी जाती है, 6वीं परीक्षा सुश्रुत की देन मानी जाती है। ओजोवह को मधुमेह बोला गया है। जो प्रमेय के भेद बता रखे ना, वहाँ ओजोमेह को मधुमेह बोला है, आपको पता पड़ जाएगा जब आप निदान स्थान का चैप्टर पढ़ोगे। तो कुल 7 संभाषाएं हुई है। सूत्र स्थान में कितने, 4 संभाषाएं, पहली 12, 25, 26 ये अपन देख चुके हैं। कुल श्लोक कितने हैं, 12,000 श्लोक है। सूत्र कितने हैं, 92-95 है, ठीक है। उसके बाद कितने उपलब्ध श्लोक है, तो 94-98 यानी कि 9498 श्लोक, यानी 9498 श्लोक अवेलेबल है। युक्ति प्रमाण किसकी देन मानी जाती है, चरक की देन मानी जाती है, और उपमान प्रमाण किसकी, सुश्रुत की देन मानी जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चरक ने भेषज और चिकित्सा षोडश कला युक्त माना है, ध्यान रखना, जबकि सुश्रुत ने पुरुष को षोडश कला युक्त बोला है, जबकि चरक ने क्या बोला है, चिकित्सा को षोडश कला युक्त बोला है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद दृढ़ बल ने चरक पर पूर्ण शिलोछदी वृत्ति से किया है, ठीक है, ये चीज छोड़ देना, बाद में समझाऊंगा मैं आपको। सूत्र स्थान के 7 चतुष्ट बता रखे, भेषज चतुष्ट, हस्त चतुष्ट, निर्देश चतुष्ट, कल्प, रोग और योजना, अन्नपान, एक द्रव्य संग्रह बता रखा है 19-30 चैप्टर का। तो यहाँ पर अपना क्या होता है, जो इतिहास का जो बेसिक टॉपिक थे चरक संहिता के बारे में वो सारी अपन ने डिस्कस की है। तो आप इन नोट्स को लिख भी सकते हो आपकी डायरी में, और चाहे तो आपको मैं ये नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में
एक बार कमेंट करके बता देना और आपको ये लेक्चर कैसे लगते हैं वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। सो थैंक यू। थैंक यू।